हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे नेहरू रिपोर्ट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड जान लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक के साथ अपने आप को बहुत ही इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसमें बहुत सारी कमियां थी, जैसे रॉलेट एक्ट, और उसी के बिहाफ पर ब्रिटिशर्स ने कहा कि इन फ्यूचर जो भी एक्ट आएगा इसमें डेफिनेटली हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात रखी जा रही है, तो इंडियन लीडर्स को होप हो गई कि इन फ्यूचर जो भी एक्ट आएगा उससे पहले कोई ना कोई कमेटी, कोई ना कोई कमीशन बनाया जाएगा और डेफिनेटली इसमें इंडियन लीडर्स को इंक्लूड करा जाएगा। और हम अपने हिसाब से यहाँ पर डिमांड कर लेंगे, जैसे डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए और प्राइमरी एजुकेशन फ्री होना चाहिए, एंड यहाँ पर जो आर्म्स एक्ट पर रिस्ट्रिक्शंस है वो हटनी चाहिए, एंड फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को मिलने चाहिए। अब ये इंडियन लीडर सोच रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1927 में एक कमीशन बनाया जिसका नाम था साइमन कमीशन। यूजली जितने भी कमीशन होते हैं, कमेटीज होती हैं, जो इसमें हेड बनता है उसी के नाम से हमें ये कमीशन का नाम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये साइमन है और मोतीलाल नेहरू जी, आप देख सकते हो। अब देखिए, साइमन कमीशन जैसे ही अपॉइंट किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसके बाद देश भर में 1928 से गो बैक साइमन के हमें स्लोगन्स देखने को मिलते हैं और साइमन कमीशन का भयंकर तरीके से विरोध होता है। अब विरोध का यहाँ पर कारण क्या था कि इंडिया में रिफॉर्म्स की बात करी जा रही है और कोई भी इंडियंस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा जा रहा। अब इसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन लीडर्स को एक चैलेंज देते हैं कि आप अपनी जितनी भी पार्टीज़ हैं इंडिया में, जैसे उस समय इंडिया में छोटी मोटी पार्टी मिलाकर 29 थी, उनका सभी का आप एक मत लेकर आओ। मतलब यहाँ पर आप अपने हिसाब से एक रिपोर्ट बनाओ और ये सभी पार्टीज अगर एग्री हो जाती हैं तो डेफिनेटली हम इन फ्यूचर जो भी एक्ट पास करेंगे, ये आपकी रिपोर्ट और साइमन कमीशन की रिपोर्ट दोनों को रखकर हम उस एक्ट में चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ पर गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम अपनी जो रिपोर्ट है साइमन कमीशन और जो आपकी रिपोर्ट है उसको कंसिडर करेंगे। अब ये चैलेंज दिया गया था किसके द्वारा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ब्रेंकन हेड। अब इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो उस समय सेशन होता है, मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में बताया भी था, तो 1928 का जो सेशन था उसमें हेड कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। तो मोतीलाल नेहरू जी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, मोतीलाल नेहरू जी के पास बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज होता है, क्योंकि मुस्लिम लीग अपना यहाँ पर अलग ही एजेंडा लेकर चल रही होती है। लेकिन फिर भी मोतीलाल नेहरू जी क्या करते हैं, सभी पार्टीज में से 8 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, मतलब एक तरह से एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाते हैं और इसमें 8 मेंबर्स लेते हैं, इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू जी। हमें 9 मेंबर्स देखने को मिलते हैं मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग कमेटी में। और इसमें कौन कौन से मेंबर थे? जवाहरलाल नेहरू जी, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू जी, माधव, श्रीहरि, मंगल सिंह जी एंड कुरैशी जी, सुभाष चंद्र बोस एंड GR प्रधान। तो यहाँ पर ये मेंबर्स आपने याद रखने हैं, कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। देखिए, अब हुआ क्या, ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी या ड्राफ्टिंग नेहरू रिपोर्ट जो बनाई गई थी, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी रखी गई थी जो इंडियंस काफ़ी समय से ब्रिटिशर से डिमांड कर रहे हैं। तो इनको एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करा गया था या नहीं करा गया था। तो एक बार हम नेहरू रिपोर्ट में जो पॉइंट्स रखे गए थे वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया शुड बी अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ डोमिनियन। डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पर डिमांड करी जा रही है, लाइक एस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उस समय डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया था। आज भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास क्या है? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? आधी अधूरी आज़ादी। इंटरनली हम फ्री हैं, मतलब यहाँ पर अपनी हिसाब से हम अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। स्वराज वर्ड 1906 में फर्स्टली इंट्रोड्यूस करा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है और दादा भाई नौरोजी इसमें हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब स्वराज की बात करी जा रही है, मतलब डोमिनेंस स्टेटस हमें ऑफिशियली चाहिए। अब डोमिनेंस स्टेटस मिल जाएगा तो डेफिनेटली इंडिया में हम अपने हिसाब से गवर्नमेंट चला पाएंगे। मोनार्की बेशक यहाँ पर ब्रिटिशर्स की हो, लेकिन हम गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से चला पाएंगे। तो फर्स्टली डिमांड तो ये करी गई थी। उसके बाद यहाँ पर फेडरल सिस्टम होना चाहिए। अब देखिए, फेडरल सिस्टम थोड़ा सा अलग है। फेडरल सिस्टम आज की डेट में हमें यूएसए में देखने को मिलता है, इंडिया में फेडरल सिस्टम नहीं है। डेफिनेटली आपने पॉलिटी काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, मैम ने आपको काफ़ी डिटेल में पॉलिटी पढ़ाया है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू में, और सर ने भी आपको पॉलिटी फॉर ऑल में पॉलिटी काफ़ी अच्छे से बताया था। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया में हमें कौन सा सिस्टम देखने को मिलता है। इंडिया में जो पावर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि स्टेट और सेंटर के पास, दोनों के पास मिलाकर जो पावर होती है, मतलब ये 3 लिस्ट में पावर डिवाइडेड है। चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब यहाँ पर जो लेजिस्लेटर है, मतलब लेजिस्लेटिव है, उसको बाइकैमरलिज्म सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा जाए। जैसे आज की डेट में है लोकसभा, राज्यसभा। अब लोकसभा में यहाँ पर जो मेंबर्स की संख्या रखी गई थी 500 के आसपास होनी चाहिए, और लोकसभा में 200।
अब जो लोकसभा है इसमें इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और जो मिनिस्ट्री है वो ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव से ही आएगी। और जो गवर्नर जनरल है वो इंडिया के हेड होंगे, और इनको अपॉइंट करेंगे कौन? ब्रिटिश मोनार्की, मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल इनको अपॉइंट करके इंडिया में भेजेंगे, और ये इंडिया के हेड होंगे। लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट कौन चलाएगी? इंडिया चलाएगी, मतलब इंडियन लीडर्स चलाएंगे। एंड देयर शुड बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी। देखिए यहाँ पर बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध करा जा रहा है, और सेपरेट इलेक्टोरेट के बिहाफ पर यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात करी जा रही है। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं, पहले मैं आपको सेपरेट इलेक्टोरेट थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद जो आज की डेट में हमें रिजर्वेशन सिस्टम देखने को मिलता है उसको हम समझ लेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि जैसे 1906 में जब मुस्लिम लीग बनती है तो उन्होंने डिमांड करी थी, और मिंटो भाई साहब ने 1909 में ये रिफॉर्म ला दिया था। मतलब मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्टली मिल गया था, फिर 1919 में 6 को मिल गया था। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो मुस्लिम्स हैं, ऐसे समझ लो कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट अगर इलेक्शन में खड़ा होता है तो इनको मुस्लिम्स ही वोट देंगे। ठीक है जी। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कोई भी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो जैनिज़्म से बिलोंग करता हो, अगर वो कैंडिडेट है तो हम सब उसको वोट देते हैं। अगर वो अच्छा इंसान है तो हम उसको जितवा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से हो, चाहे वो किसी भी रीजन से हो। लेकिन उस समय क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट के बिहाफ पर हमें इलेक्शन देखने को मिलते थे, मतलब मुस्लिम्स को ही वोट देंगे, सिक्स को ही वोट देंगे। तो यहाँ मोतीलाल नेहरू जी ने एक पॉइंट तो इंक्लूड कर दिया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे, कम्युनिटी के आधार पर यहाँ पर इलेक्शन होंगे, रिजर्वेशन हम देंगे। जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे SC ST OBC कैटेगरी में जो भी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको हम यहाँ पर रिजर्वेशन देंगे, और जो मुस्लिम्स हैं उनको 1/4 रिप्रेजेंटेशन दिया गया। अब देखिए 1/4 रिप्रेजेंटेशन देने का एक ही यहाँ पर एम था कि जो मुस्लिम लीग है इनकी डिमांड्स को सप्रेस्ड करा जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो डिमांड है वो एक तरह से कॉम्युनल बेस्ड ही है। ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा जिन्ना के 14 पॉइंट्स में, और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सिंध को सेपरेट करने की बात करेगी मुंबई से, मतलब ये अलग अलग सेपरेटली चलेंगे। उसके बाद नो स्टेट रिलीजन, मतलब एक तरह से सेकुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए और सेकुलर विचारधारा होनी चाहिए। कोई ऐसा रिलीजियस बेस्ड यहाँ पर मुद्दा नहीं होना चाहिए। हिंदू मेजॉरिटी में है तो ये नहीं है कि हम हिंदू के प्रति ही ज़्यादा अपना डोमिनेंस दिखाएं और मुस्लिम्स को यहाँ पर कोई भी ऐसा पावर ना दे। तो एक सेकुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब कोई भी आप रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप यहाँ पर रह सकते हो, जैसे आज की डेट में हम अपने देश में रहते हैं। इक्वल राइट्स होने चाहिए मैन एंड वुमेन, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था, और एक तरह से एम्पावरमेंट यहाँ पर देखने को मिला हमें वुमेंस का। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। अब लोकल कोर्ट्स तो यहाँ पर थे, लेकिन अगर कोई मेजर कंसर्न हो जाता था तो उसके लिए हमें इंग्लैंड में जाना पड़ता था। तो इंडिया में अपना एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, इसको कम्प्लीटली एक प्रोविंशियल स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। फिर लिंग्विस्टिक आधार पर जो बाउंड्रीज हैं उनको हम कंसिडर करेंगे, जैसे कन्नड़ स्पीकिंग जो प्रोविंस है कर्नाटका शुड बी एस्टेब्लिश इन साउथ इंडिया, एंड हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा। एंड फंडामेंटल राइट्स की बात करी जा रही थी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट में कितने फंडामेंटल राइट्स की हम डिमांड कर रहे थे? 19। ये फिगर आपने याद रखनी है, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर और क्या डिमांड करी जा रही थी कि हम पार्टी बना सकते हैं, मतलब अपना एक संघ बना सकते हैं। एंड आर्म्स जो एक्ट है वो हमें कहीं ना कहीं उसमें रिलैक्सेशन चाहिए। एंड साथ साथ जो यहाँ पर एक चीज़ संपत्ति रख सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन फ्री होना चाहिए, रिलीजन को लेकर यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदिश नहीं होनी चाहिए। वैसे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि डोमिनियन स्टेटस का विरोध कौन कर रहा था? तो डोमिनियन स्टेटस का विरोध कर रहे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू जी एंड सुभाष चंद्र बोस। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी एंड सुभाष चंद्र बोस, जो भी यहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस का विरोध कर रहा था और यहाँ पर कह रहे थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो गांधी जी यहाँ पर बीच में आते हैं और गांधी जी यहाँ पर एक समझौता कराते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, अभी हम नेहरू रिपोर्ट के साथ चलते हैं और 1 साल का टाइम देते हैं ब्रिटिशर्स को, और ये 31 दिसंबर 1928 से लेकर 31 दिसंबर 1929 तक का हम टाइम देते हैं ब्रिटिशर्स को। अगर इन्होंने हमारी डिमांड मान ली तो ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस की बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात किसकी करेंगे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। वैसे देखिए कई बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है कि गांधी जी ने कहा था ठीक है डोमिनेंट स्टेटस की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की भी बात कर लेते हैं, लेकिन प्राथमिकता 1 साल के लिए हम डोमिनेंट स्टेटस को देंगे, उसके बाद हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस
को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर जैसे 31 दिसंबर में 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं, और फिर 26 जनवरी 1930 के दिन फर्स्ट टाइम हमारे भारत का तिरंगा लहराया जाता है। और यहाँ पर जो कांग्रेस लीडर्स हैं और जितने भी इंडियन लीडर्स हैं वो एक तरह से प्रण लेते हैं कि अब हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए नहीं, अब हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हम कभी बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाता है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो आज की डेट में हम देखते हैं उसका ब्लू प्रिंट कौन सा है, मतलब ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है नेहरू रिपोर्ट। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे, तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बहुत अच्छे पॉइंट्स थे जो हमने अभी डिस्कस करे, ठीक है जी। तो होपफुली यहाँ पर आपको इस पूरे के पूरे सेशन में जो भी अगर डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। चलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो